Hello students, today in this lecture I will start the new chapter atoms and nuclei. Okay, now in atoms what we have to do, atoms में जो सबसे important part है वो है Bohr's theory और Bohr's theory का जो basic है that lies within the Rutherford alpha scattering experiment. तो students सबसे पहले Rutherford alpha scattering experiment. Rutherford alpha scattering experiment. बेटा Rutherford alpha scattering experiment क्या है? The beam of fast moving alpha particles is bombarded on the thin gold foil. Okay, sirs? बेटा beam of fast moving alpha particles is bombarded on the thin gold foil. Let us suppose it is a thin gold foil and the alpha particles in the form of beam, they are bombarded over the thin gold foil, due to which what will happen? बेटा गोल्ड फॉइल की बात कर रहे हैं तो गोल्ड वहां पर एटम्स प्रेजेंट हैं. अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जो इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, यहां से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आइडिया मिला था रदरफोर्ड को, जो बेसिक है बोर्स थ्योरी का. तो वो आइडिया क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं. तो सिंस व्हेन द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स it strikes on the thin gold foil, then what happened? Let us suppose it is the gold nucleus. बेटा अल्फा पार्टिकल को वेलोसिटी दिया. अब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से, ध्यान से देखिए, गोल्ड न्यूक्लियस यहां पर है, अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेशन है इट इज क्वाइट लार्ज. तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है. फिर कोई और अल्फा पार्टिकल को फिर से वेलोसिटी मिला था. ये अल्फा पार्टिकल कंपैरेटिवली गोल्ड न्यूक्लियस के पास से जा रहा है. तो सिंस हुआ क्या था, इस अल्फा पार्टिकल के पाथ में डेविएशन प्रोड्यूस हुआ था. द डेविएशन वॉज प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल. फिर किसी अल्फा पार्टिकल में इसको भी वेलोसिटी दिया गया था. ये गोल्ड न्यूक्लियस के काफी पास से जा रहा था. ये इसका ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, लेकिन जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के काफी पास से निकलता है तो इस अल्फा पार्टिकल में भी डेविएशन प्रोड्यूस होता है और दिस डेविएशन इज वेरी लार्ज. फिर कोई अल्फा पार्टिकल जिसको वेलोसिटी मिला था एंड दिस अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, जो कि हेड ऑन कोलिजन में था विद द गोल्ड न्यूक्लियस. तो सिंस ये अल्फा पार्टिकल किसी एक पॉइंट तक पहुंचता है, रुक जाता है और रुकने के बाद फिर वापस अपना पाथ रिट्रेस करता है. गॉट इट? तो सिंस ये जो डिस्टेंस है r naught is the minimum distance which is left between the alpha particle and the gold nucleus when the alpha particle makes an attempt to collide head on with the gold nucleus, या फिर when the alpha particle is directed along the central axis of the gold nucleus. Okay sirs? तो बेटा ये जो मिनिमम सेपरेशन बचा गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में r naught, इस r naught को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. खैर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे. पहले इस रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं. तो बड़े ध्यान से देखिए बेटा, ये वाली जो कैटेगरी है अल्फा पार्टिकल्स की, इनका नंबर बहुत ज्यादा है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडेविएटेड. ये पहला ऑब्जर्वेशन है. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडेविएटेड. फिर उसके बाद ये वाला सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि गोल्ड न्यूक्लियस के कंपैरेटिवली थोड़ा पास से निकला था, थोड़ा पास से. तो सिंस इन अल्फा पार्टिकल्स के अंदर डेविएशन प्रोड्यूस हुआ था एंड दिस डेविएशन वाज स्मॉल. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की बात की जाए तो सिंस ये वो सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था जो गोल्ड न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली बहुत पास से निकला था.
जब ये बहुत पास से निकलने की कोशिश कर रहा था तो इसके अंदर ज्यादा डेविएशन प्रोड्यूस हुआ था। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड अनडेविएटेड। दूसरा ऑब्जर्वेशन, few alpha particles they suffered deviation which was small. Third observation, very few alpha particles they suffered fairly large deviations. And the fourth and the last observation, the alpha particles which were directed along the central axis of the gold nucleus, they retraced their path without making any physical contact with the gold nucleus. तो स्टूडेंट्स, ये जो चार ऑब्जर्वेशंस है, इन चारों ऑब्जर्वेशंस से रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंक्लूड किया। अब ये जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, दे पास्ड अनडेविएटेड, इनसे पता लगा कि एटम में बहुत सारी खाली स्पेस एग्जिस्ट करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो लास्ट के 3 सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो डेविएशंस प्रोड्यूस हुए हैं और लास्ट जो अल्फा पार्टिकल जिसने अपना पाथ रिट्रेस किया है, यह सब तभी पॉसिबल है जब एटम का पूरा मास और एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो स्टूडेंट्स, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम जहां एटम का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उस रीजन का नाम रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस दिया। अब स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों हुई है? पॉजिटिव चार्ज की बात इसलिए हुई है कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड न्यूक्लियस के साथ फिजिकल कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है, बिना किसी कांटेक्ट के वापस अपना पाथ जब रिट्रेस कर लेता है, तो इसका मतलब गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तभी तो गोल्ड न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल को रिपेल किया था, रिपल्सिव फोर्स लगाया था, जिसकी वजह से उसका स्पीड रिड्यूस होता गया था, रिड्यूस होकर के किसी एक पॉइंट पे 0 हुआ। अब जो दोनों के बीच में सेपरेशन बचा, दैट वाज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। गॉट इट फ्रेंड्स? ये बात समझ आई? अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये तो पता लग गया कि गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, इट शुड बी काउंटर बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ इस एम्प्टी स्पेस में रिवॉल्व करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करें अराउंड द गोल्ड न्यूक्लियस, तो रेवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आता कहां से है? इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गोल्ड न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। बेटा, गोल्ड न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिवली चार्ज है, तो जो कूलम्बियन इंटरेक्शन है बिटवीन द गोल्ड न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड को यहां पर ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसने कंक्लूड किया। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम कुछ ऐसा होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये यहां तक तो सारी बातें ठीक हैं। बोहर थ्योरी में इन सभी को यूज किया गया एज द बेसिक, विदाउट एनी चेंज। सिर्फ रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का फेलियर क्या हुआ था? स्टूडेंट्स, जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो एमिशन स्पेक्ट्रम था, दैट वाज ड्यू टू द एनर्जी व्हिच इज रेडिएटेड continuously by the revolving electron as it was the charge particle according to him. अब अगर ऐसा होता तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता, जिसकी वजह से उसका रेडियस अराउंड द जो न्यूक्लियस है वो रिड्यूस होता जाता। न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्बिट, न्यूक्लियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता। जब ये ऐसा कुछ होता तो ये रेडियस जब डिक्रीज होता जाता सर्कुलर पाथ का, तो इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ डिस्क्राइब करता, और
स्पाइरल के कोर में होता न्यूक्लियस। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता और ये एटम को कोलैप्स कर देता। अगर एटम कोलैप्स हो जाता तो यूनिवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन यूनिवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो रदरफोर्ड इस एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बात समझ आ गई? तो बोर्स थ्योरी में बेटा एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया गया है, जो लिमिटेशन है रदरफोर्ड की उसको एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जितने पॉइंट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, दे वर टेकन एज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोर्स थ्योरी। सेकेंड और थर्ड पोस्टुलेट में एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात की गई है। क्लियर? तो ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में बात है। तो स्टूडेंट्स ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल वेरिएशन है। द नंबर ऑफ scattered अल्फा पार्टिकल्स को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट किया और डेविएशन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर प्लॉट किया। तो जो ग्राफ है, ग्राफ स्टूडेंट्स कुछ ऐसा, यहां पर भी पैरेलल और यहां पर भी पैरेलल। ओके सर, तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं पहले उनकी बात करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे लिमिटेशन की। तो इन टोटल 4 बातें करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफिकल वेरिएशन आप कॉपी करें, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस द डेविएशन सफर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल्स। ये आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लिख करके आप अंडरलाइन करें, साइड में ऑब्जर्वेशंस लिखें। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखें, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। Most of the alpha particles pass undeviated. Second observation लिखें, few alpha particles suffered small deviations. Third observation लिखें, very few alpha particles suffered fairly large deviations. Fourth observation लिखें, the alpha particle directed along the central axis of the gold nucleus retraced its path. तो इन टोटल ये 4 ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट लाइन में लिखें कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखिए, अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस अबव रदरफोर्ड कंक्लूडेड। नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखिए, देयर एक्सिस्ट लार्ज एम्प्टी स्पेस in an atom. Second observation लिखिए, the entire positive charge and almost the entire mass of an atom is concentrated in the small volume called nucleus. थर्ड करके लिखिए, as atom is electrically neutral, so the total negative charge, which is equal to the total positive charge on the nucleus, is present in the form of suitable number of electrons which revolves around the nucleus in this empty space, and the centripetal force required for the revolution of the electrons is provided by the Coulombian force between the nucleus and the revolving electrons. ओके सर, तो ये जो कंक्लूजन है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल लिखिए, अंडरलाइन करिए। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, as the revolving electron is the accelerated charged particle, so it will radiate energy
continuously in the form of radiations. If it were so, then the energy of the revolving electron should continuously decrease, and the electron will describe the spiral path around the nucleus, having the nucleus at its core. Full stop. If it were so, then the electron would ultimately fall into the gold nucleus, resulting in the collapse of an atom, which is not possible. तो फ्रेंड्स, ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की पूरी थ्योरी है. अब बात करते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स की. तो पहले आप ऐसा करें, इसको एक बार कॉपी कर लें. यस इज डन. चलिए, बोर्स थ्योरी से पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करते हैं. तो ध्यान से देखिए, ये जो लास्ट सेट है, ये जो लास्ट सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द और अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस, जिसने अपना पाथ रिट्रेस किया था. ओके, यहां पर ये जो दोनों गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बचा था, इस सेपरेशन को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये फिगर कॉपी करें. दिस इज से द गोल्ड न्यूक्लियस, and it was say the alpha particle which was directed along the central axis of the gold nucleus, and let us suppose say alpha particle पहुंचा था पॉइंट A तक, और A तक पहुंचने के बाद इस अल्फा पार्टिकल ने अपना पाथ रिट्रेस किया था. अल्फा पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, and this r naught is the minimum separation left between the gold nucleus and the alpha particle. Okay, तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसको डिफाइन कर देते हैं. इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम सेपरेशन लेफ्ट बिटवीन the alpha particle and the gold nucleus before retracing its path when the alpha particle is directed along the central axis of the gold nucleus. तो फ्रेंड्स, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट लाइन में लिख लें, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, we can say that the kinetic energy of the alpha particle, it will be equal to the potential energy of the system. Okay, it will be say k q1 q2 divided by r naught. This r naught is the distance of closest approach. This q1 is the charge on the alpha particle. The charge on the alpha particle, the charge on the alpha particle is written as, say, twice of E, where E is the magnitude of the charge on the electron. Q2 is the charge on the gold nucleus, and the charge on the gold nucleus is written as Z multiplied with small e. E is again the magnitude of the charge on the electron, and the Z is the atomic number of the gold nuclei, okay, or the gold atom. So since this half mv square is written as say k into twice of say E multiplied with Z times of say E divided by R naught. Got it, sirs? So since this R naught can be written as say this 2 and this 2, this is 4 times of say k
multiplied with z multiplied with e square divided by mv square. तो सिर्स इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके सिर्स. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आती है इंपैक्ट पैरामीटर. ध्यान से देखिए, बाकी जो सेट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बात हो रही है. इंपैक्ट पैरामीटर. इंपैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल का होता है. देखिए, इट वॉज द गोल्ड न्यूक्लियाई and this dotted line is the central axis of the gold nuclei. This was the alpha particle and this alpha particle was given the velocity से vector v. अब alpha particle ये undeviated पास होता है या इसके अंदर डेविएशन कम होता है या ज्यादा होता है, उससे मतलब नहीं है. तो सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर और सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में ये जो वर्टिकल सेपरेशन है इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर. ओके, तो लिख लें आप इंपैक्ट पैरामीटर. लिखिए, ये फिगर आपने कॉपी करना है. लिखिए आप, इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियाई. सेंट्रल एक्सिस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियाई. नेक्स्ट लाइन में हैश डाल के लिखे, ग्रेटर द इंपैक्ट पैरामीटर, smaller is the deviation suffered by the alpha particle, and smaller the impact parameter, greater was the deviation suffered by the alpha particle. तो impact parameter की सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंस है. आप ये कैलकुलेशंस एक बारी कॉपी कर लें. Yes, sir. Now, sirs, Bohr's atomic model और Bohr's postulates. और याद रहे फ्रेंड्स, बोर्स पोस्टुलेट सिर्फ 3 हैं और ये तीनों स्टेट करने के लिए एग्जाम्स में 3 मार्क्स में आते हैं. ओके, तो पहला पोस्टुलेट, पहले पोस्टुलेट में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पूरा बेसिक, जिसमें 3 बातें होती हैं. पहली बात कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास स्मॉल वॉल्यूम, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है. दूसरी बात, अब क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे है, एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही नेगेटिव चार्ज सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ उस एम्प्टी स्पेस के अंदर रिवॉल्व करते हैं. तीसरी बात, रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिक्वायर्ड था सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया बाय द कोलंबियन फोर्स बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द गोल्ड न्यूक्लियस. तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, आप इसको नोट करें. The entire mass and the positive charge of an atom is concentrated in the small volume called nucleus. Full stop. The total negative charge in magnitude equal to the positive charge on the nucleus is present in the form of
suitable number of electrons which revolves around the nucleus, full stop. The centripetal force required for the revolution of the electrons is provided by the Coulombian force between the gold nucleus and the revolving electrons. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पोस्टुलेट में याद रहे ये तीन बातें बतानी होती हैं. ओके, अब ध्यान से देखिए. Let us suppose, students, it is say the gold nucleus and it is suppose say the circular orbit which was defined by the revolving electron. और सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है दैट इज सपोज से यार, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कोलंबियन फोर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ दिस F was equal to say K multiplied with the charge on the electron, the magnitude of the charge on the electron, multiplied with the magnitude of the charge on the nuclei, divided by r square. This r is the radius of the circular orbit. Now this Coulombian force, it provides the necessary centripetal force. So it is simply the mass of the revolving electron multiplied with the speed, the square of the speed of the revolving electron divided by the radius. Now this implies that this mv square divided by r is written as say k ze square divided by say r square. 1r is cancelled out and this mv square is written as say k ze square divided by r. So friends, it is the mathematical form of the Bohr's first postulate. Got it? आप पहले इसको कॉपी कर ले. Now friends, Bohr's second postulate. अब बेटा सेकंड पोस्टुलेट के अंदर बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है और उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में या सिर्फ उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. तो स्विस ये लिमिटेशन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने स्पाइरल पाथ डिस्क्राइब किया था. ठीक है, देखिए सेकंड पोस्टुलेट का स्टेटमेंट दे रहा हूं, देखिए. द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन द सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग orbits called stationary orbits in which the angular momentum of the revolving electron is the integral multiple of h/2π. h/2π, अब यहां पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट का एटॉमिक मैथमेटिकल फॉर्म. Beta, angular momentum of the revolving electron, it is the product of the linear momentum and the radius of the circular orbit. It is simply equals to n multiplied with h/2π, where this n, it can be 1, 2, 3 up to any number. तो इंपॉर्टेंट है, याद रहे, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है. इनको नॉन रेडिएटिंग एनर्जी ऑर्बिट्स बोला जाता है. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है. तो क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि एनर्जी को रेडिएट करता कब है या एनर्जी को एब्सॉर्ब करता कब है. तो स्टूडेंट्स, ये बोर ने थर्ड पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया. देखिए, इलेक्ट्रॉन की हायर एक्साइटेड स्टेट्स होती है या हायर एनर्जी स्टेट्स होती हैं. अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी एक्वायर करता है, एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट्स में ट्रांजिट कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है. तो ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी एब्सॉर्ब किया तो क्या होगा. दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से किसी
इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट से वापस अपनी जब ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड एनर्जी ऑर्बिट में आता है, तो जो एनर्जी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के डिफरेंस को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये बात हो गई एमिशन की, ठीक है। तो थर्ड पोस्टुलेट में आप लिखें थर्ड पोस्टुलेट में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन, ठीक है, लिखें आप द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ द एनर्जी बाय द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस when the electron shifts from some lower energy orbit to some higher energy orbit, or the electron shifts from the higher energy orbit to some lower energy orbit. तो सर इस पोस्टुलेट में एब्जॉर्प्शन या एमिशन, इन दोनों की बात को साइमल्टेनियसली समझाया गया। ध्यान से देखिए, let us suppose this, these are the two energy states, और lower energy state ये नीचे वाला है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये कोई हायर एनर्जी स्टेट है, और हायर एनर्जी स्टेट का जो एनर्जी है दैट इज E2, लोअर एनर्जी स्टेट का एनर्जी है E1। अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू सम हायर एनर्जी स्टेट। ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है, और ये हायर एनर्जी स्टेट है, हायर एनर्जी स्टेट है। ओके, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने कितना एब्जॉर्ब किया, इट विल बी एक्जैक्टली इक्वल्स टू E2 माइनस से E1। यहां पर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है। गॉट इट सर? बात समझ आ गई? अब बिल्कुल ठीक इसी तरीके से let us suppose say E1 is the energy of some lower energy state and E2 is the energy of some higher energy state. Got it, friends? अब अगर इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करता है, शिफ्ट करता है, तो यहां पर एमिशन ऑफ एनर्जी होता है, यहां पर एमिशन होता है, और एमिशन में जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज अगेन E2 माइनस E1। तो दोनों ही केसेस में एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन हो, दोनों ही केसेस में जो एनर्जी स्टेट्स की एनर्जीज में डिफरेंस है दैट विल बी द एनर्जी व्हिच इज आइदर एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। गॉट इट फ्रेंड्स? तो ये बोर्स थ्योरी है। बोर्स थ्योरी को यूज करके फ्रेंड्स कुछ डेरिवेशंस हमने करनी है, वो डेरिवेशंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज सिर्फ बोर्स थ्योरी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। आप इसे देख लें एक बार।